बच्चों गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। और आज हम लोग फिर अपने एक नए टॉपिक को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और टॉपिक का अध्ययन करें उससे पहले कुछ और भी ज़रूरी बातें थोड़ी सी करनी है। और जो ये कोविड-19 है और इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ अपने पाठ्यक्रम को संशोधित किया है। कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान का कुछ पाठ्यक्रम है जिसमें 30% तक कम कर दिया गया है। तो उसके लिए क्या क्या पाठ्यक्रम अब हमारे पास बचा है, इसको बुक्स में अपने आप लोग टिक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा और इन्हीं पाठों का आपको अध्ययन इस वर्ष में करना है। तो हिस्ट्री में यदि देखते हैं तो यूरोप से राष्ट्रवाद का उदय और भूगोल में संसाधन एवं विकास, इसके अलावा अर्थशास्त्र में विकास नाम का चैप्टर है और नागरिक शास्त्र में सत्ता की साझेदारी और हिस्ट्री में भारत में राष्ट्रवाद। इसके अलावा भूगोल में अगला चैप्टर है वन एवं वन्य जीव संसाधन भूगोल। अर्थशास्त्र में भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक और नागरिक शास्त्र में संघवाद। ठीक इसी तरह अक्टूबर में जो अध्ययन है उसमें भूमंडलीकरण विश्व का बनना हिस्ट्री में है, जल संसाधन भूगोल है और लोकतंत्र और विविधता सिविक्स में है। इसके बाद नवंबर में जो अध्ययन होगा इतिहास में जो लेसन है आपका औद्योगिकरण का युग, भूगोल में कृषि और नागरिक शास्त्र में जन संघर्ष और आंदोलन। इसके बाद दिसंबर में नागरिक शास्त्र में राजनीतिक दल, भूगोल में विनिर्माण उद्योग और अर्थशास्त्र में वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके अलावा जनवरी में भूगोल में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं और नागरिक शास्त्र में लोकतंत्र की चुनौतियां। फरवरी में अर्थशास्त्र में उपभोक्ता का अधिकार। ये कुछ इतने पाठ हैं जिनका कि अध्ययन हमको इस वर्ष में कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान में करना है और इसके बाद मार्च में बोर्ड परीक्षा का आयोजन होना है। अब जो 30% कोर्स कम किया गया है वो किन किन लेसन्स किया गया है वो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। नागरिक शास्त्र में जाति धर्म और लैंगिक मसले और लोकतंत्र के परिणाम, भूगोल में खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, इतिहास में मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, अर्थशास्त्र में मुद्रा और साख। कुछ ऐसे हैं लेसन पाठ आपके, इन पाठों को छोड़ा गया है, कम किया गया है, इनका अध्ययन आपको नहीं करना। तो इस सिलेबस को दृष्टिगत रखते हुए ही आप इसका अध्ययन करिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए है। और इसके बाद हम लोग पुनः अपने टॉपिक की ओर चलते हैं जहाँ पे हम लोग अध्याय 2 में वन एवं वन्य जीव संसाधन पढ़ रहे थे और वन्य जीव संसाधनों के बारे में हम लोग ने ढेर सारी बातें की थी। इसके बाद एक परियोजना यहाँ पे दे रहे हैं जिसको हम लोग बाघ परियोजना भी कहते हैं, टाइगर रिजर्व। तो अब इसमें क्या है कि ये प्रमुख परियोजना भारत सरकार की थी और शुरुआत में क्या हुआ था कि 1973 में जो आंकड़े हैं उसमें जो बाघों की संख्या थी वो लगभग 55,000 थी और बाद में घट करके लगभग 1827 ही रह गई। और चूंकि अब इनका कारण क्या था, बाघों की खाल की तस्करी करना, हड्डियों की तस्करी करना, उनका शिकार करना, उनका जो रहने का स्थान था वो कम हो जाना, भोजन के लिए जो भी जंगली जातियां उपजातियां जीवों की थी वो कम हो गई। ठीक है, तो ये प्रमुख कारण थे और ये विलुप्त होने की कगार में पहुंच गए। इसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना का प्रारंभ हुआ और 1973 में ये प्रारंभ हुई और इसमें बाघों की संख्या बढ़कर 1885 में 4002 पहुंच गई और 1989 में 4334 हो गई। लेकिन इसके बाद 93 में एक बार फिर से घटी। भारत में जो ढेर सारा क्षेत्र है भूभाग का, इसमें लगभग 39 बाघ रिजर्व केंद्र भी हैं और इनको प्रयास किया जा रहा है संकटग्रस्त जाति को बचाने के लिए। अब कहाँ कहाँ ये टाइगर रिजर्व परियोजना चल रही है, तो उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, राजस्थान में सरिस्का जीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व परियोजना चल रही है।
इसके बाद अगला टॉपिक हमारे पास है वन एवं वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और इसका वितरण। यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि कितने प्रकार से जो हमारे वन हैं या वन्य जीव संसाधन हैं उनको हम कितने भागों में बांट सकते हैं और किन किन क्षेत्रों में है ये। तो यहाँ पे जो प्रत्यक्ष रूप से बांटा गया है इसमें एक आरक्षित वन श्रेणी बनाई गई है। इसके आप लघु उत्तरीय प्रश्न यहीं से आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। तो आरक्षित वन बनाए गए हैं। अब इसमें क्या है, आधे से अधिक वन क्षेत्र इसमें आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। और जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सबसे ज्यादा मूल्यवान माना जाता है। दूसरी कैटेगरी है जिसमें रक्षित वन है और इसमें कुल वन क्षेत्र का लगभग 1/3 हिस्सा रक्षित वन में आता है। साथ में एक अवर्गीकृत वन, ये तीसरी श्रेणी है और इसमें आरक्षित और रक्षित वनों के अतिरिक्त जो अन्य क्षेत्र हैं, अन्य आपके वन क्षेत्र हैं और उनको भी इस क्षेत्र में लाया गया है, जो कि बंजर भूमि है, ये व्यक्तियों या समुदायों के वहाँ के स्वामी हैं और उस भूमि को भी अवर्गीकृत वन के रूप में लाया गया है। और आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र होते हैं जिनका जो रख रखाव होता है, इमारती लकड़ी या वन्य पदार्थ है, उनसे बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों में अतिरिक्त सर्वाधिक क्षेत्र इसमें है और लगभग 75% ऐसा क्षेत्र है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में, आंध्र प्रदेश में, उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में ढेर सारा क्षेत्र है जो आरक्षित वनों का क्षेत्र है। इसके बाद और आगे हम लोग पढ़ते हैं कि समुदाय और वन संरक्षण। अब वनों का संरक्षण करना है यदि हमको पर्यावरण की दृष्टि से, वन्य जीवों की दृष्टि से, वन संसाधनों की दृष्टि से यदि हमको अपना संसाधन बढ़ाने हैं तो हमको कंजर्वेशन करना पड़ेगा, वनों का संरक्षण करना पड़ेगा। और इसके लिए ढेर सारी व्यवस्थाएं भी हैं। हमारे क्या है, समाज में, हमारे समुदाय में भी बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज और प्रथाएं चल रही हैं और जिनमें क्या होता है कि गांव के गांव जो है पेड़ों को बचाने के लिए, वनों को बचाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। साथ में ये जो सरिस्का बांध रिजर्व क्षेत्र है राजस्थान में, वहाँ के गांव के लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वहाँ खनन कार्य बंद करने का प्रयास भी कर रहे हैं। ये समुदायों की तरफ से कार्य किए जाते हैं और स्वयं वन्य जीव आवासों की वो रक्षा करते हैं। इसके अलावा जो अलवर जिला है राजस्थान का, वहाँ 5 गांवों के लोगों ने काफी वन भूमि को वो सेंचुरी घोषित कर दी है वहाँ के स्थानीय देवता के नाम से और उनके अपने ही नियम कानून हैं। वहाँ शिकार वर्जित करा दिया गया है, बाहरी लोगों की घुसपैठ भी वहाँ पे नहीं हो सकती। ये समुदाय के द्वारा भी बहुत सारे वन संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा जीव संरक्षण में सहयोगी बहुत सारे रीति रिवाज भी हैं। जो जनजाति जंगलों में निवास करती हैं वो प्रकृति पूजा, वन की पूजा, पेड़ों की पूजा को विशेष महत्व देते हैं और पेड़ों को नुकसान पहुंचाना, काटना, इसको वो मना करते हैं। और इस तरह भी बहुत सारे समाज ऐसे जनजाति के हैं जो कि पेड़ों की पूजा करते हैं। पीपल है, वट वृक्ष है ना, इनको अपनी संस्कृतियों से जोड़े रहते हैं। झरने, पहाड़ी चोटी, पेड़, पशुओं को वो संरक्षित कर रहे हैं एज एक देवता मान करके या अपनी परंपरा मान करके। तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान है इस चीज में। और ठीक इसी तरह हिमालय के क्षेत्र में एक आंदोलन चला था ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के द्वारा, चिपको आंदोलन, और इसमें वन कटाव की दर में काफी कमी हो गई। स्थानीय लोगों ने क्या किया था कि वहां पे स्थानीय पौधों को बचाने के लिए प्रारंभ किया था। ठीक इसी तरह टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन या नवदानम नाम का प्रोग्राम चला और इससे भी राष्ट्रीय उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी फसल का उत्पादन किया गया और आर्थिक रूप से उसको संभव बनाया गया। तो इस तरह बहुत सारे कार्यक्रम चले और उन कार्यक्रमों से जो है ये सब व्यवस्थाएं देखी गई। इसके बाद और भी कुछ चीजें हैं, जैसे 1988 में औपचारिक रूप से एक कार्यक्रम शुरू हुआ, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम शुरू हुआ। और जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव प्रथम बार प्रस्तुत किया तो उसमें वो उस क्षेत्र में काम करने लगे। वहाँ गांवों में संस्थाएं बनाई गई और ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से वहाँ पे काम करने लगे।
इसके बाद और आगे आते हैं तो भारतीय वनों का असमान वितरण भी हम देखते हैं, क्योंकि पूरे जो भारत का हमारा क्षेत्रफल है और यहाँ पे बहुत सारे इलाके में वन पाए जाते हैं, लेकिन किसी क्षेत्र में अधिक है, किसी क्षेत्र में बहुत कम है, संकुचित हो गए हैं। तो इसके लिए क्या हुआ कि 1952 में राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई और उसमें ये कहा गया था कि इस स्थल का जो 33% हिस्सा है उसमें वनों का विस्तार होना चाहिए और जो पहाड़ी भाग है वहाँ 60% वन होने चाहिए। लेकिन जब 2011 के आंकड़े देखे गए तो ये हिस्सा बहुत ही घट करके कम हो गया था, वास्तविक वन 21.34% ही रह गया। ठीक है, और जो खुला वन क्षेत्र था वो 8.75 क्षेत्र ही रह गया है। तो इस तरह अलग अलग आंकड़े हुए और लेकिन जब देखे गए कि किन किन क्षेत्रों में कितने कितने % वन पाए जाते हैं, तो जो प्रायद्वीपीय भारत है हमारा वहाँ 49% है, पहाड़ी क्षेत्रों में 21% है, तटीय हिस्सों में आपका 10% आ रहा है। तो इस तरह असमान वितरण भारत में पाया जा रहा है। केवल जो 4 राज्य हैं हमारे भारत के, इसमें असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, इन्हीं क्षेत्रों में 90% हिस्सों में वन क्षेत्र पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने वन क्षेत्र का वितरण देखा और बाद में अब अगले चैप्टर में हम लोग वनों की कुछ विशेषताएं और वनों के ह्रास के कारण भी पढ़ेंगे। और जो भी अपने नोट्स हों उन नोट्सों को आप चेक करा लीजिएगा। जो भी सिलेबस कम हो गया है उस सिलेबस को आप अपना टिक कर लीजिएगा और उसके हिसाब से आपका अध्ययन कार्य होगा। और दैनिक अपनी कापी आप चेक कराते जाएं, जो कि सितंबर में आपका एक एग्जाम प्रस्तावित है और उसकी रूपरेखा तैयार हो रही है। और तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले टर्म में।